हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी, एएलपी, जेई, एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए जनरल साइंस फिजिक्स में क्लास नंबर 5 हीट लेके आई हूँ। हीट या इसको आप थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपके आने वाले एएलपी के लिए, आने वाले जेई के एग्ज़ाम के लिए और आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हो तो आपका जनरल साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बायो आपको सर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये जानेंगे कि हम लोग का जो सब्सटेंस है वो क्या है। हमारा जो सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आसपास का जो सराउंडिंग है वो सारे सब्सटेंस जो हैं, जितने भी सराउंडिंग में जो सब्सटेंस हैं वो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? आपके एटम और मॉलिक्यूल से। और ये एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। और इस मोशंस की वजह से सब्सटेंस में क्या होता है? हीट एनर्जी होता है। क्या होता है? इस मोशंस की वजह से जो सब्सटेंस में एनर्जी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं। और जब हम लोग हीट एनर्जी किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज करते हैं तो जो एटम का और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो एनर्जी होता है वो भी बढ़ जाता है और वो और क्या करने लगते हैं? तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। हीट एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर्ड होता है एक पार्ट के सब्सटेंस से लेके दूसरे पार्ट में। जब हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं सब्सटेंस में तो ये बहुत सारा चेंजेस लाता है। बहुत सारे चेंजेस हो गए आपके। आप जब किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करोगे तो वो एक्सपैंड करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर उसका स्टेट चेंज होता है। जैसे आप अगर पानी को बहुत देर तक गर्म करते हो तो क्या होता है? पानी भाप बनने लगता है। तो क्या हुआ? वेपर बन गया। वाटर से क्या हुआ? गैस में बदला। लिक्विड से क्या हुआ? गैस में कन्वर्ट हुआ। तो स्टेट चेंज हो गया। या फिर आप किसी मटेरियल को गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप गर्मी में देखे होंगे कि जब आप किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हो तो वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। तो ये सब क्या है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? आपके चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं जो आपका सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है? चेंजेस होता है। तो देखिए आपका जो टेम्परेचर होता है, जो हम लोग टेम्परेचर होता है वो 3 यूनिट में मेज़र करते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री या फिर केल्विन। किसमें? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और एक आप लोग याद रख लीजिएगा, हम लोग रीमर में भी मेज़र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाटर के लिए हम लोग जान रहे हैं। तो वाटर के लिए क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही आप फ़ारेनहाइट में बात कीजिएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये आइस रहता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। केल्विन में 273.15 केल्विन और ये बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 373.15 केल्विन। ये आपका क्या है? कन्वर्जन है। क्या है? आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदल सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस में बदल सकते हैं। इसको आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपका ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो हम लोग जो ह्यूमन बॉडी है उसका बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310। जब आप लोग को डॉक्टर बोलता है कि आपको 99 फीवर है या 101 बुखार है तो वो आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं बताता है, वो आपको फ़ारेनहाइट में बताता है। किस में मेज़र करता है? ये फ़ारेनहाइट में मेज़र करता है। तो आप लोग का जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में आपको बुखार बताता है। किस में बताता है? आपका फ़ारेनहाइट में। तो ये बात हम लोग हमेशा याद रखिएगा। -40 डिग्री एक ऐसा रीडिंग है जिस पे आपका डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देता है। क्या देता है? आपका सेम रीडिंग देता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं जहाँ पे आपका जो कोई भी एटम है उसका वाइब्रेशन क्या हो जाए? रुक जाए। उसके एटम्स का, कोई भी सब्सटेंस के एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन क्या हो जाए?
फ्रीज हो जाए, रुक जाए, उस तरह के टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो कौन है, 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें ये और ये पूछता है तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका जो बॉडी हो, जो वाइब्रेशन हो उस एटम का क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, आपका जो केल्विन स्केल होता है वो कभी भी नेगेटिव में टेम्परेचर को बताता नहीं है, वो हमेशा 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, और 0 केल्विन क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब पूछ रहा है एट विच टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री और केल्विन जो है आपका सेम रीडिंग देगा। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा याद रखिएगा, 574.25 पे आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन क्या होगा, सेम टेम्परेचर देगा। ठीक है, सेम रीडिंग देगा। आपका जो टेम्परेचर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, आपका केल्विन होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेरा हीट होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका सेंसिबल हीट और एक होता है आपका लैटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं और अगर उस सब्सटेंस का स्टेट नहीं चेंज हुआ, सिर्फ उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ, किसमें, सेंसिबल हीट हम उसको बोलेंगे जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज आया। किस में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया, या तो टेम्परेचर बढ़ गया या तो टेम्परेचर घट गया, लेकिन उसका जो स्टेट है मटेरियल का वो चेंज नहीं हुआ। तो उस तरह के हीट को हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। और सेंसिबल हीट ट्रांसफर क्या होता है, Q बराबर फॉर्मूला होता है आपका M इंटू C इंटू डेल्टा टी। M मास है, C स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अब बात करते हैं लैटेंट हीट का। तो लैटेंट हीट क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका क्या होता है, टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, बट क्या होता है, वो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, आपका स्टेट चेंज करने में क्या होता है, खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका स्टेट चेंज करने में आपका खर्च होता है। तो उस तरह के हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। जहाँ पे हीट का यूज़ क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका हीट का यूज स्टेट चेंज करने के लिए। जैसे देखिए, मैं ये आई से 0 डिग्री सेल्सियस पे है, जब हम इसको हीट दिए, जब हम यहाँ से हीट प्रोवाइड किए तो ये क्या बन गया, वाटर में बदल गया, और उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री। तो टेम्परेचर तो ना तो बढ़ा ना तो घटा, बट क्या हुआ, ये आइस था अब वाटर बन गया। तो क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है, आपका स्टेट चेंज हुआ है। तो इस तरह के हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। और इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर M इंटू L। M यहाँ पे मास है और L आपका लैटेंट हीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने एक ग्राफ लिया है, मैंने पहले एक कोई सब्सटेंस था जो 10 डिग्री सेल्सियस पे था, मैंने उसको हीट दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने उसको हीट दिया तो वो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा और -10 डिग्री सेल्सियस से वो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या हुआ, इसको मैंने हीट दिया, जब मैंने इसको हीट दिया तो ये क्या, आइस जो था अब वाटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। और टेम्परेचर अभी भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये यहाँ पे इस तरह की हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। फिर हम लोग हीट दिए तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये अभी भी क्या है, वाटर है, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये आपका सेंसिबल हीट हो गया। लेकिन अब जैसे ही आप यहाँ पे हीट दोगे तो टेम्परेचर तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन वाटर का क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका वाटर जो है अब आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो ये आपका लैटेंट हीट हो गया। समझ में आया। तो
तो अगर किसी चीज़ को फ्यूज़न को, किसी चीज़ को मेल्ट करना है, आइस को अगर हमको मेल्ट करना है तो हमको कितना डिग्री टेम्परेचर देना होगा, 80 किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस देना होगा। ठीक है, मतलब 1 ग्राम को अगर हमको करना होगा तो हमको कितना टेम्परेचर देना होगा, 80 कैलोरी देना होगा। अगर हमको वाटर को वेपर में बदलना होगा तो 540 कैलोरी पर ग्राम देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल पर केजी केल्विन होता है। ठीक है, और लैटेंट हीट का आपका जो यूनिट होता है वो जूल पर केजी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका वेपर होता है वो ज़्यादा आपको, जैसे आप मान लीजिए आप कोई गर्म पानी था और कोई गर्म स्टीम था, आपका किससे हाथ जलेगा? तो नॉर्मल सा स्वाभाविक सा बात है कि स्टीम से आपका हाथ ज़्यादा जलेगा, क्योंकि स्टीम में क्या होता है, एक्स्ट्रा लैटेंट हीट होता है वेपराइजेशन वाला, जो कि क्या होता है ज़्यादा बर्न कर देता है, मोर पेनफुल होता है जब उससे जलता है तो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.2 जूल या 4.18 जूल। ये आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। अब बात करते हैं जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, हम कभी कभी कुछ पूछ लेता है, जो हम लोग हॉट बैग्स यूज़ करते हैं, जो पानी गर्म सेकने वाला जो बैग होता है उसका क्या, उसमें हम लोग पानी का यूज़ क्यों करते हैं? तो पानी का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अगर हमको किसी भी सब्सटेंस को किसी भी का स्टेट चेंज करना होगा तो हमको क्या देना पड़ेगा, Q बराबर ml। m क्या है यहाँ पे, L है यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न या वेपराइजेशन। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे फ्यूज़न या वेपराइजेशन या फिर मेल्ट करना होगा या फिर आपको वेपर बनाना होगा तो आप क्या दोगे, उस अकॉर्डिंग L अपना दोगे। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है टेम्परेचर का और प्रेशर का जहाँ पे आपका पानी जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब वो आपका लिक्विड में भी रहेगा, सॉलिड में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। तीनों स्टेट में साथ में को एग्जिस्ट करता है। उस टेम्परेचर और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर कितना होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.10 केल्विन, और प्रेशर क्या होता है आपका 600 पास्कल पे होता है। कितने पे होता है ये, 600 पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 101,325 पास्कल या फिर 1.01325 बार। ठीक है, एक बार बराबर आपका होता है 10 का पावर 5 पास्कल। तो ये सब क्या है, प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं वेपराइजेशन और इवापोरेशन में क्या अंतर होता है। बहुत बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैम वेपराइजेशन और आपका इवापोरेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, वेपराइजेशन जो होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है और ये होल लिक्विड में होता है, लेकिन जो इवापोरेशन होता है वो कोई भी टेम्परेचर पे होता है और ये आपका नेचुरल फेनोमेना होता है। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड से होता है। ठीक है, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाइएगा तो आपका इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। जैसे आप लोग गर्मी में कपड़ा सुखाते हो तो आप कपड़ा क्या करते हो, फैला के डालते हो, कपड़ा का सरफेस एरिया क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, जिससे आपका कपड़ा से जो पानी है वो जल्दी जल्दी क्या होता है, इवापोरेट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो आपका इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर तेज़ हवा चलेगी तब भी इवापोरेशन फास्ट होगा। अगर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो आपका जो इवापोरेशन है उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैम ऐसा क्यों होता है? तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो आपके एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है। अब पहले से ही जब मॉइस्चर कंटेंट है तो वो क्या ही मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगा, वो तो खुद पहले से ही मॉइस्चर को क्या किया हुआ है, कंटेंट किया हुआ है। तो अगर आपका ह्यूमिडिटी रहेगा तो आपका जो प्रेशर, आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो घट जाता है। ठीक है, और मास घटे या बढ़े उससे आपके रेट ऑफ इवापोरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इवापोरेशन जो है हमेशा ठंडक प्रोवाइड करता है, लेकिन वेपराइजेशन ऐसा नहीं करता है। वेपराइजेशन से क्या होता है, गर्म होता है, जब आप भाप लगाइएगा तो आप जलिएगा, लेकिन जब इवापोरेशन होता है तो आपका जो है वो ठंडा प्रोवाइड करता है। गर्मी में देखते हैं जब आप पे पसीना रहता है और आप पंखा में बैठते हो तो जो पसीना होता है वो इवापोरेट होता है तो आपको क्या लगता है, ठंडा फील होता है।
या फिर जो मटका का पानी होता है वो भी ठंडा किस वजह से होता है, तो वो इवापोरेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है आपका, इवापोरेशन की वजह से। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनानॉमस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का एनानॉमस बिहेवियर। तो जैसे मान लीजिए आपका ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये 4 डिग्री क्या है, सेल्सियस है, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से ये यहाँ पे क्या होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 और ये 4 के बाद एबव है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, घटता है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम जो होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। और डेंसिटी क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और 0 से अगर 4 जाइएगा तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और आपका डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। डेंसिटी क्या होता है आपका, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन 4 से जब आप ऊपर जाइएगा, 4 डिग्री से ऊपर जाइएगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन आपसे कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन फंसाने वाला पूछता है, कहता है अगर हम 4 से 0 पे जाएंगे तो क्या होगा। अगर आप 4 से 0 पे जाइएगा तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, वो बढ़ता है, और डेंसिटी क्या होता है, घटता है। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा करके भी पूछ सकता है। तो आप ग्राफ बना के ये इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम आइस को मेल्ट करवाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे, ठीक है। जब हम पानी में कोई डाल देते हैं तो अगर आप आइस को अगर मेल्ट कर रहे हो, बीकर में रख रहे हो और आइस कोई ग्लास है आप उसमें आइस रखे हो, तो पानी का वाटर लेवल सेम रहता है आइस के मेल्ट होने के बाद भी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर आइस के ऊपर कोई कॉइन है, क्या है, कॉइन है, तो अब जब आइस का मेल्ट होगा तो वाटर लेवल जो होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, जब हम लोग माउंटेन्स की ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है, जब हम लोग समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर मेरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन जब हम समुद्र तल के नीचे जाते हैं तो मेरा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और बॉइलिंग प्रेशर और बॉइलिंग प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट्स के। जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो आपके नाक से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है हाइट पे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे लो हो जाता है और आपके बॉडी में ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसकी वजह से आपके नाक से क्या हो जाता है, खून हो जाता है। ब्लड प्रेशर आप लोग किससे मेजर करते हो, स्फेग्नोमीटर से। एयर प्रेशर कैसे मेजर होता है, बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आप ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर करते हो। हाइड्रोमीटर से आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करते हो। एनीमोमीटर से आप विंड्स का स्पीड मेजर करते हो। कभी कभी एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप वाटर और सॉल्ट में ऐड कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। वाटर में अगर सॉल्ट ऐड कीजिएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। अगर आप प्रेशर घटाइएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो आप एक कभी कभी आपसे पूछ लेता है थर्म क्या होता है। तो थर्म कुछ नहीं है, ये हीट का क्या है, अलग यूनिट है। एक थर्मिस बराबर होता है 10⁵ BTU। BTU मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 पॉट वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जब ब्रिटिश में, तो आप लोग को पता है कौन सा सिस्टम चलता है आपका, चलता है MKS वाला, MKS वाला नहीं, FPS वाला चलता है। कौन सा चलता है, FPS वाला, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ पे मास को किलोग्राम में नहीं, पाउंड में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, पाउंड में, ठीक है। तो अगर हमको किसी वाटर का 1 पाउंड बढ़ाना है, मतलब 1 पाउंड वाटर को अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज करने के लिए जो हीट लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, BTU बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। 1 पाउंड में आपका आता है 453.5 ग्राम्स। कितना आता है आपका, 453.5 ग्राम्स। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
जो आपका ग्लास होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ब्लैक एंड रफ सरफेस जो होता है गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर ऑफ हीट होता है। वाइट एंड स्मूथ सरफेस बैड एब्जॉर्बर और बैड रेडिएटर ऑफ हीट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेरा हीट है वो ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका क्या है, गैस है, ठीक है। तो आपको पता है सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, क्या होते हैं आपके, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर पे होते हैं, थोड़े दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। लेकिन गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर पे होते हैं, गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर पे होते हैं। तो देखिए जो आपका 3 मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इन दोनों के लिए आपको मीडियम्स का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है, आपका मीडियम्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। लेकिन रेडिएशन होने के लिए आपको कोई भी मीडियम का जरूरी नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता, आपका कोई भी मीडियम का जरूरी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कंडक्शन होता है क्या है। तो कंडक्शन तो सबसे पहले स्लोएस्ट मेथड होता है हीट ट्रांसफर करने का। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, एक्चुअल मोशन ऑफ मूवमेंट नहीं होता है इसमें। मतलब आप हीट देते हो तो ये पहले इसमें जाता है, फिर ये इससे जाता है, हीट ऐसे 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 ट्रांसफर होता है, ना कि इसमें एटम्स आपस में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। और ये जनरली आपके सॉलिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सॉलिड में। कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें जो होता है जब आप यहाँ पे गर्म करते रहते हो तो ये ऊपर, जैसे ये गर्म होता है तो ये ऊपर उठता है, और जो नहीं गर्म रहता है वो नीचे आता है, और फिर वो गर्म होता है फिर ऊपर उठता है। तो इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है एटम्स का मोशंस के थ्रू, और ये आपके लिक्विड और गैस में होता है। रेडिएशन जो होता है ये तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, क्योंकि इसमें हमको कोई भी मीडियम्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर करने के लिए। जो सन से हम लोग का लाइट भी आता है अर्थ पे, वो भी रेडिएशंस की वजह से ही आता है, ठीक है। क्योंकि बीच में वैक्यूम तो है ही, और वैक्यूम रहने की वजह से क्या, अगर कंडक्शन, कन्वेक्शन ये सब का ज़रूरत रहता तो वहाँ पे थोड़ी हीट का ट्रांसफ़र होता। तो रेडिएशन की वजह से क्या होता है, वैक्यूम रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशंस का। तो आइडियल गैस इक्वेशंस बराबर होता है PV बराबर nRT। क्या होता है आपका, PV बराबर nRT। P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स है, और T आपको टेम्परेचर है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। PV बराबर nRT। और अगर ये आपका N तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और P जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। क्या हो जाएगा, V के। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं आपका अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो V जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T के। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, या और इस लॉ को बोलते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। क्या बोलते हैं, गे-लुसाक लॉ। इसमें जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है ये सडन प्रोसेस होता है। इसमें आपका जो हीट सप्लाइड होता है वो कितना होता है, हीट जो ट्रांसफर्ड होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका साउंड बर्स्टिंग ऑफ टायर्स, थर्मोस वगैरह में जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पे हीट आपका कंप्लीट हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स हीट आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके अगले दिन में आपका इसका सारा जितने भी आपके RRB, ALP, JE और NTPC ग्रुप D में इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको सारा वो करवा दूंगी। थैंक यू।